हेलो 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 हेलो। हाँ तो बच्चों, आज हम कुछ और बेहतर सम्स करेंगे। आज के वीडियो का स्टार्टिंग का कुछ हिस्सा, मतलब अराउंड पता नहीं कितना मिनट तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो जैसे लास्ट वीडियो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का था, आज वाला भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, बोर्ड्स का नहीं है ये सब सवाल, लेकिन तो उस अकॉर्डिंग आप देख लो। चलो, ये दोनों क्वेश्चन मैंने लास्ट दिन होमवर्क दिए थे, तो इन दोनों क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, मैं करा देता हूँ। पहले ये वाला सवाल देखो, मैंने क्या बताया था, हमेशा सारे एंगल कहाँ से मापेंगे हम लोग? बेस लाइन से मापेंगे। तो बेस लाइन क्या होता है? जो परपेंडिकुलर होता है। ये लाइन क्या, ये करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर यहाँ से शुरू हुआ, इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है। पॉइंट इसके ठीक वर्टिकली नीचे है, और हॉराइजॉन्टल के साथ ये करंट कैरिंग वायर 37 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस डी है। पहले हम लोग बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। बेस लाइन के लिए क्या करेंगे? वायर को एक्सटेंड कर। अच्छा, वायर को अगर मैंने एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, क्या मैं कह सकता हूँ दिस विल एक्ट एज ए बेस लाइन? क्योंकि अभी परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, ये 37 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 53। ये 53, तो ये कितना हो गया बेटा? दिस बिकम्स 37 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? दिस बिकम्स 37 डिग्री। अब क्या मैं कह सकता हूँ, करंट ऐसे जा रहा है, तो इनिशियल पॉइंट वो, फाइनल पॉइंट ये। इनिशियल पॉइंट बेसलाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा? इनफाइनाइट वाला पॉइंट है, तो इनफाइनाइट वाला कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। सोच के देखिए, पता ही है तुम लोग को। ये इनफाइनाइट वाला कैसे जाके मिलेगा? ऐसे जाके मिलेगा कि नहीं इनफाइनाइट में? तो ये बेसलाइन, ब्लू वाला बेसलाइन है ना, तो ब्लू वाला बेसलाइन कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। और ये वाला कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई दिस, ये सपोज ये डिस्टेंस आर है, 4 पाई आर साइन अपर एंगल माइनस साइन लोअर एंगल, ठीक है। तो फिर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर विल बी डी कॉस 37। साइन 90 इज 1 माइनस साइन 37 इज 3/5। आ गया आंसर, बस। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। अच्छा, ये कर सकते हो यार, कोई बड़ी बात, सॉल्व करना है आपको, ठीक है। मैं अब कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। तो बढ़िया सवाल तो था ये वाला, अगला वाला और बढ़िया सवाल है। और आज तो मतलब मैं आपको मतलब काफ़ी अच्छे लेवल की सवाल कराऊंगा। पहले मैं ये शर्ट पहन के वीडियो बनाता था, अब ये शर्ट से पहुंच रहा हूँ, हालत ख़राब हो गई है। चलो देखो भाई, इस सवाल में आते हैं। बोला है कि करंट कैरिंग वायर है, जो कि ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, ये सवाल भी काफ़ी लोग ने सॉल्व किया होगा, लेकिन जिन्होंने सॉल्व भी किया है तब भी वो देखो, क्या पता है गलत गलत क्या होगा। और वैसे भी आपके पास आंसर तो है नहीं, क्रॉस वेरीफाई कर लो। चलो, करंट आ रहा है, देखो करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज। सबसे पहली बात, हम डायरेक्शन का आइडिया निकालते हैं। सेंटर में अपने को फील्ड निकालना है, ये साइड ए है, ये साइड बी है। करंट सेंटर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। करंट सेंटर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। करंट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। करंट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इन शॉर्ट सबके लिए बाहर की तरफ है, चारों के लिए ऐड होगी। चारों के लिए ऐड होगा, किसी के लिए सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब एक और चीज़, ये वाला वायर का जो लेंथ है और ये वाला वायर का जो लेंथ है सेम है। ये वाला वायर का डिस्टेंस सेंटर से, ये वाला वायर का डिस्टेंस सेंटर से सेम है। यानी कि इस वाला वायर के लिए और इस वाला वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम, उसी तरह इस वाला वायर के लिए और इस वाला वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम। यानी कि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले मैं इसको नाम देता हूँ कैपिटल ए, कैपिटल ए नहीं, ए भी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पी क्यू आर एस, इसको ओ नाम दे दो, ठीक है। तो पहली बात अपन लोग क्या करेंगे भाई, पी क्यू के लिए निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। पी क्यू के लिए निकालना है, पी क्यू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बता? ये ओ मान ले। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये कितना है? ये पूरा का पूरा बी है, ये कितना होगा? b/2। साइन करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो साइन अपर एंगल क्या होगा? ये होगा थीटा। लोअर एंगल क्या होगा? ये होगा माइनस थीटा। तो आंसर क्या होगा? साइन थीटा माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा। बहुत बच्चे इस एंगल को क्या मान दिए? 45 डिग्री मान दिए। तो खुद एक बार बता, स्क्वायर में 45 डिग्री होता है, रेक्टेंगल में थोड़ी होता है, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाई, ये 2 पाई बी हो गया, ये 2 साइन थीटा हो गया, 2 साइन थीटा हो गया, 2 और 2 कैंसिल कर इसको, ठीक है, साइन थीटा। तो फिर म्यू नॉट आई बाई पाई बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा का वैल्यू क्या है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। समझ में आ रहा है?
अच्छा ऐसे ही तो हिसाब किताब लगाना ना, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी ना थीटा होगा, ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? ए। हाइपोटेनस कितना है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना होगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू हो गया। नेक्स्ट किससे निकालेंगे बेटा? क्यू आर। अगेन म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। क्यू आर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? इसको मिटा दे अभी के लिए। क्यू आर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस কত বল বাবা কত এটা হলো a/2, पूरा का पूरा ए है, ये क्या कितना हो गया? a/2, a/2 हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा? अपर एंगल ये होगा फाई, लोअर एंगल होगा -फाई, तो क्या हो जाएगा? साइन फाई माइनस साइन ऑफ -फाई, इन शॉर्ट 2 साइन फाई। क्या हो गया? 2 साइन फाई। अच्छे से देख, 2 और 2 कैंसिल, ये तीनों का तीनों गायब। खुद से स्टेप से लिख लेना तुम लोग, ठीक है? तो फिर म्यू नॉट आई बाई पाई है साइन फाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन फाई? साइन फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा अगर ये फाई है तो एक और फाई ये भी तो होगा। व्हाट इज साइन फाई? साइन फाई इज परपेंडिकुलर, दैट इज बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बी नेट कितना होगा? 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू प्लस 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर। अगर मैं 2 कॉमन ले लेगा, ये आएगा कि नहीं? अच्छा दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कॉमन बाहर में क्या आ जाएगा बता? 2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए स्क्वायर, पाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा? देख म्यू नॉट आई बाई पाई, म्यू नॉट आई बाई पाई कॉमन है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, ए बाई बी प्लस बी बाई ए बाई बी प्लस बी बाई ए। इसको मैं थोड़ा सजा के लिखिएगा तो ये आएगा बेटा 2 म्यू नॉट आई बाई पाई नीचे क्या आ जाएगा? ए बी, ऊपर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर हाफ, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 1, तो ये कैंसिल जाएगा कि नहीं? इन शॉर्ट आपका क्या बचेगा? 2 म्यू नॉट आई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाई ए बी। बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा सवाल है। इसी वर्मा में भी ये वाला सवाल है। आई होप समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लें इसको। हाँ तो बच्चों अगला टॉपिक देखो, थोड़ा फैमिलियर टॉपिक है। फैमिलियर क्या? ऐसा टॉपिक पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया है, ठीक है? देखो ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर 2 इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। देख कि ये करंट कैरिंग वायर, डॉट मतलब करंट ऐसे जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है? ये भी डॉट मतलब करंट आगे की तरफ जा रहा है, क्रॉस सीधा तो अंदर की तरफ। बोला है 2 करंट कैरिंग वायर है, बोला है इनके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है? उसका ग्राफ बनाना है। बहुत बढ़िया सवाल है। मतलब आपको क्या बनाना है? इस एक्स एक्सिस में रखे हुए सारे पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड उसका ग्राफ बनाना है। मैं एक बार लिख लेता हूँ, ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर 2 इनफाइनाइट कैरिंग वायर एट ऑल द पॉइंट्स। लिख लो ये वाला चीज, एट ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। मतलब इन हर एक पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उनके हिसाब से हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है? बढ़िया सवाल है, ऐसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया है। याद होगा आपको 2 पॉजिटिव चार्ज जैसा करके कुछ एक था, ठीक है? चलो इधर देखो कराते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है बेटा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है बेटा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आप लोगों को पता ही होगा ये वाला चीज़, ठीक है? तो एक बात बता, सबसे पहले हम क्या करते हैं ये बता, व्हेन आर टेंड्स टू 0, ये हम पहले भी कर चुके हैं, आर टेंड्स टू 0, आर टेंड्स टू 0 तो बी टेंड्स टू क्या होगा? इनफाइनाइट, ठीक है? पहले इसके लिए देखते हैं। इसके लिए एकदम जो नज़दीक वाला पॉइंट होगा, एकदम नज़दीक वाला जो पॉइंट होगा, पहले इसके राइट हैंड साइड में जो पॉइंट होगा, राइट हैंड साइड में पॉइंट होगा, खुद बता डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? करंट पॉइंट उस तरफ है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, किसके लिए? इस वायर के लिए निकाल रहे हैं। वायर इस तरफ, पॉइंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ होगा, लेकिन जैसे जैसे ये पॉइंट एकदम नज़दीक आता जाएगा, एकदम नज़दीक आता जाएगा, तो आर विल टेंड टू 0, हैंस मैग्नेटिक फील्ड विल टेंड टू इनफाइनाइट। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है तो ऊपर की तरफ लेकिन है इनफाइनाइट,
नहीं, इससे ग्राफ ऐसा बनेगा कि नहीं, इससे ग्राफ ऐसा बनेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इस वायर के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में क्या होगा, तो यहाँ का कोई भी पॉइंट देख ले, यहाँ का कोई भी पॉइंट देख ले, करंट पॉइंट वो वाला, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, यानी दोनों के लिए ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने जो ग्राफ बनाया है वो एकदम क्या बनाया है, सही बनाया है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस वाले रीजन की बात करते हैं। इस वाले रीजन की बात ऑब्वियसली करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले इस वायर के लिए देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट के लिए बहुत नज़दीक, अगेन r टेंड्स टू 0 तो b टेंड्स टू इनफाइनाइट। इस वायर के लिए ये पॉइंट बहुत नज़दीक है तो r क्या हो गया, टेंड्स टू 0। करंट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, यानी कि बहुत नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट तो होगी लेकिन नीचे की तरफ इनफाइनाइट होगी, यानी कि ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। और जैसे जैसे दूर जाता जाएगा पॉइंट, यानी r की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होते जाएगा। r का वैल्यू इंक्रीज होगा, r का वैल्यू इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होते जाएगा। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब इन यहाँ पे कोई भी पॉइंट देख ले, इसके लिए भी पॉइंट नीचे की तरफ, इसके लिए भी नीचे, मतलब वो कैसे देखो, इसके लिए पॉइंट, इसके लिए, इस वायर के लिए करंट पॉइंट फील्ड नीचे की तरफ, करंट पॉइंट एकदम वहाँ पे फील्ड नीचे की तरफ, तो दोनों के लिए ऐड ही होगा तो दोनों के लिए नीचे की तरफ सही बनाया हमने, ठीक है। दोनों का मतलब रिजल्टेंट जो बनाया वो मैंने बनाया है। अब हम बीच वाले के लिए बनाते हैं, बीच वाले रीजन के लिए, ठीक है। पहले बीच वाला पॉइंट एकदम नजदीक वाला पॉइंट राइट हैंड साइड में, करंट राइट हैंड साइड का पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट इतना नजदीक है कि इस वायर के लिए फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। ये पॉइंट इतना नज़दीक है इस वायर से, ये फर्स्ट वायर, इसको फर्स्ट वायर बोल, फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है। फर्स्ट वायर से ये वाला पॉइंट इतना नज़दीक है कि इस वायर के लिए जो फील्ड होगी बहुत स्ट्रांग होगी और इसके लिए क्या होगी, बहुत कमजोर होगी क्योंकि इससे दूर है। तो हम इसी की फील्ड एक बार चेक कर लेते हैं किस तरफ होगी। करंट पॉइंट इस तरफ, फील्ड ऊपर की तरफ, यानी इस तरफ, इन ऊपर की तरफ। एंड व्हेन r टेंड्स टू 0 b टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट और इस तरफ। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट, एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट का बात करते हैं, एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट का बात करते हैं। करंट पॉइंट फील्ड ऊपर की तरफ, इसके लिए बात करते हैं। करंट पॉइंट फील्ड नीचे की तरफ, यानी अच्छे से देखिएगा तो एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट में दोनों फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट है, दोनों ही फील्ड क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, हेंस दे विल कैंसिल ईच अदर। तो बीच, एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट में नेट फील्ड क्या होगा, 0। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। एकदम इसके नजदीक वाले पॉइंट की बात करते हैं। इस वायर के लिए फील्ड किस तरफ होगा, इस ऑब्वियसली नजदीक वाले पॉइंट में इसी वायर के लिए फील्ड डोमिनेट करेगा, इसके लिए फील्ड तो थोड़ा बहुत कमजोर होगा ना, कमजोर होगा तो उसको कंसिडर अभी ना भी करें तो भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। इस वायर के लिए यहाँ पे जो फील्ड होगा कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इनफाइनाइट होगा क्योंकि r टेंड्स टू 0 है। करंट पॉइंट फील्ड नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इनफाइनाइट, यानी आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। मतलब ये वाला बनाना भी एक मुश्किल काम है, लेकिन समझ में आया कि नहीं बच्चों, ये आपका ग्राफ है। और आई होप आपने ऐसा ग्राफ पहले भी देखा होगा। किसमें देखा था, किसमें देखा था ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ आपने देखा था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ था फॉर टू लाइक चार्जेस। दो पॉजिटिव चार्ज जब होते थे तो आपका फील्ड इसी तरीके का ग्राफ ऐसा आता था। तो बहुत बढ़िया सवाल होता है बेटा, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव, अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में आता है, इसको आप नोट डाउन कर लें। अच्छा ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क आपको मुझे सॉल्व करके भेजना है। पहले नोट डाउन कर लो आप लोग और अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन लिख लो, हर जगह में, हर जगह में अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन लिख लो, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ, आपको नाम क्या है, होमवर्क क्या करना है आपको, होमवर्क में करना है, ये डॉट है, एक बार मैं मिटा देता हूँ वरना फिर कोई बोलेगा कि भाई साहब गलत चीज़ पढ़ा दिए हैं, है ना। ये मिटा देता हूँ। अब आपको भैया क्या करना है, ये सॉल्व करना है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना है। डॉट है, क्रॉस है, दोनों का फील्ड का वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। आपको ग्राफ बनाना है। मोस्ट ऑफ द बच्चों को आइडिया हो गया होगा क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्राफ था वैसे ही मैग्नेटिज्म में ग्राफ है। तो मैं तुम लोगों को बोल रहा था जैसे कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है बेटा तो आगे के सारे चैप्टर तुम्हारे आसान होते जाएंगे। तो जो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता था उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। इनफैक्ट ये मैं मतलब आपको एक ट्रिक भी बता ही सकता हूँ कि जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज था उसी तरह, सुनना अच्छे से, जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज जो था उसी का
सिनोनिम कह सकते हो यहाँ पे, या उसी का तरह बिहेव करता है डॉट। डॉट मतलब क्या? आउटवर्ड करंट। ग्राफ के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो नेगेटिव चार्ज था उसकी तरह कौन बिहेव करता है बेटा? अंदर वाला। ये आप लिख सकते हो, और ग्राफ में भी आपको इसकी काफ़ी मदद मिल जाएगी। चलो ग्राफ बनाओ और मेरे को भेज देना बच्चों जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है उनको सवाल समझ में भी आ गया होगा। करना क्या है वही बता देता हूँ। करंट है, बाहर की तरफ आ रहा है 4 एम्पियर, करंट है अंदर की तरफ जा रहा है 2 एम्पियर। बोला है न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए। न्यूट्रल पॉइंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहाँ पे होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा सवाल कर चुके हो। इसको कैसा कंसिडर करोगे? पॉजिटिव चार्ज। इसको कैसा कंसिडर करोगे? नेगेटिव चार्ज। बस खत्म बात। बताया था कि नहीं? डॉट मतलब पॉजिटिव चार्ज का कंसिडर करना है। खैर पिक्चर में आते हैं अपन। देख तो 10 मीटर का डिस्टेंस है, तो खुद एक बार बता। पहले बीच वाले पॉइंट की बात करते हैं। बीच वाले पॉइंट में इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगा? करंट पॉइंट ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए करंट पॉइंट ऊपर की तरफ। यानी बीच वाले पॉइंट, बीच वाले सारे पॉइंट में दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। यानी बीच वाले पॉइंट में रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। इस वाले पॉइंट में करंट पॉइंट नीचे की तरफ फील्ड, इसके लिए करंट पॉइंट ऊपर की तरफ फील्ड। कैंसिल हो सकता है, दोनों के लिए ऑपोजिट है। सेम यहाँ पे भी दोनों के लिए ऑपोजिट होगा, आप देख लेना। लेकिन हम कौन सा साइड ले? अच्छा मैं कर ही लेता हूँ, कर ही देता हूँ। बाद में बोलोगे क्या इसे सर आपने तो फाकी मार दिया। देख इसके लिए करते हैं करंट, करंट पॉइंट नीचे की तरफ फील्ड, याद रखना नीचे की तरफ। करंट पॉइंट ऊपर की तरफ फील्ड। कैंसिल हो सकता है। किस तरफ ले? इस तरफ। किस तरफ? याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था, न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज क्लोजर टू द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। मत भूलो, छोटा मैग्नीट्यूड कौन सा चार्ज है बेटा? 4 एम्पियर की 2 एम्पियर। अब यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट विल बी क्लोजर टू द करंट कैरिंग वायर हैविंग स्मॉलर करंट। समझ में आ रहा है कि जिसमें कम करंट बह रहा है उसके नजदीक का न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। तो लेट से उसका डिस्टेंस क्या है बेटा? x मानते हैं, ठीक है। उसका डिस्टेंस x मान ले, चल सॉल्व करते हैं। ये बता इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस के लिए किस तरफ होगा? क्रॉस ये नीचे की तरफ होगा। कितना होगा बता? इसके लिए कितना होगा? म्यू नॉट। आई का वैल्यू कितना है? 2/2 डिस्टेंस कितना था? x मस्ट बी इक्वल टू। इसके लिए कितना होगा? करंट पॉइंट उस तरफ, फील्ड ऊपर की तरफ, ऑब्वियसली बराबर होगा मैग्नीट्यूड। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड टू 2 मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड टू 4। तो मैग्नेटिक फील्ड टू 2 ये आ गया, मैग्नेटिक फील्ड टू 4 क्या होगा? म्यू नॉट। आई का वैल्यू क्या है? 4/2 डिस्टेंस कितना है इससे? इसका 10 + x। अच्छे से देखिए 2 कैंसिल, म्यू नॉट कैंसिल, 2/x इज इक्वल टू 4/10 + x। बस सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो। आपका वैल्यू आ रहा है 10 + x इज इक्वल टू 2x, x इक्वल टू अनदर 10 मीटर। यानी कि इससे और 10 मीटर दूर आपका वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे फील्ड क्या है बेटा? जीरो। बढ़िया सवाल है, कुछ कठिन नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला सवाल आपके लिए क्या करना है? देख अगला सवाल आपको ये करना है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। सवाल सुन, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ड्रॉ ग्राफ, ड्रॉ ग्राफ। दिस इज I1, दिस इज व्हाट? I2। I1 was greater than I2, राइट? तो कंडीशन दिया हुआ है I1 is greater than I2। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस फॉर दिस करंट डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ भाई, ऐसा मैंने सवाल कराया भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड का सवाल आपको करना है, ठीक है। I1 बड़ा है I2 से, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो आपको पता है कैसे बनाना होता है न्यूट्रल पॉइंट वगैरह, ग्राफ वगैरह, आप एनालिसिस कर लें उसका, ठीक है बेटा। अगला सवाल ये एडवांस लेवल का है, जेडब्ल्यू एडवांस लेवल का है। जेडब्ल्यू मेंस में भी अगर आएगा तो थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल माना जाएगा इसको। बहुत अच्छा सवाल है, समझो इस चीज़ को। बोला है इरेगुलर, और जो बच्चा एंडेबिलिटी के ऐसा नहीं कि सर हम तो नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, सुना अच्छे से, ठीक है। ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ लेंथ 2πr, मतलब पॉलीगॉन है जिसका लंबाई पेरीमीटर 2πr है, उसका n साइड्स है और वो करंट I कैरी कर रहा है। मैग्नेटिक सेंटर निकालने बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरिएबल क्वेश्चन। मतलब ये नहीं बोला है कि हमको ये कि ये स्क्वायर है कि पेंटागन है या हेक्सागन है, क्या है हमको नहीं बोला गया। बस बोला रेगुलर पॉलीगॉन है, n नंबर ऑफ साइड से आपको n के टर्म्स में से निकालना है और लंबाई 2πr है। तो आपका आंसर किसके टर्म में आना चाहिए? n के टर्म में आना चाहिए और 2πr के टर्म में आना चाहिए। जनरल सवाल दिया गया है।
अपन कैसे करेंगे? पहली बात स्टार्ट करते सॉल्व करने का। एक बात बता, अपने को पता है करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके लिए भी सेंटर में करंट बाहर की तरफ, नीचे वाले के लिए बाहर की तरफ, हर साइड के लिए बाहर की तरफ होगा। तो मैं अगर तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी दैट विल बी इक्वल टू n इंटू मैग्नेटिक फील्ड टू एनी वन साइड। इतना तो अपने को अभी तक समझ में आ ही चुका होगा, ठीक है, स्क्वायर वगैरह का हम कर ही चुके हैं। तो मैं किसी एक साइड की स्टडी करता हूं। ये पूरा एंगल कितना होगा बता? पूरा का पूरा सेंटर में एंगल कितना सब्सटेंड होता है? 2 पाई। और टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? n। तो एक साइड को एंगल कितना मिलेगा? दिस एंगल लेट्स जस्ट कॉल इट थीटा। थीटा इक्वल टू कितना होगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई n। सिंपल बात भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कितना होगा एंगल? 2 पाई डिवाइडेड बाई n। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा सोच, स्क्वायर होता है ना बेटा, स्क्वायर के सेंटर में स्क्वायर के सेंटर में ये एंगल अगर तेरे को निकालना है, कैसे निकालेगा? टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना है? 2 पाई। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 4। तो एक साइड को कितना एंगल मिल रहा है? 2 पाई बाई 4। उसी तरीके से टोटल एंगल सेंटर में कितना है? 2 पाई। तो एक साइड को कितना एंगल मिलेगा? 2 पाई डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ साइड्स 2 पाई बाई n। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा अच्छे से स्टडी करता हूं। करंट ऐसे जा रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? पाई बाई n, क्योंकि पूरा एंगल कितना था? 2 पाई n। तो हाफ एंगल कितना होगा? पाई बाई n। इतना समझ में आ गया होगा। मान ले सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस d है। सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? d। क्या मैं कह सकता हूं इस एलिमेंट की जो लंबाई होगी दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? खुद सोच। टोटल लेंथ कितना है? 2 पाई r। टोटल साइड्स कितना है? n। तो एक साइड का लंबाई कितना होगा? 2 पाई r बाई n। ऑब्वियस सी बात है। तो पूरे साइड की लंबाई कितना होगा? 2 पाई r बाई n। या मैं एक साइड की लंबाई कितना बोलूँ? 2 पाई r बाई n डिवाइडेड बाई 2 या पाई r बाई n। समझ में? मेरा फोकस चेक कर लेता हूँ। फोकस तो वैसे बढ़िया ही है फोकस। समझ में आया कि नहीं? तो ये लेंथ कितना हो गया? पाई r बाई n। ये कितना हो गया? ये कितना लेंथ हमने d मान लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार अपन d के वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं। 10 यहाँ इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। क्या मैं लिख सकता हूँ? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं 10 पाई बाई n। 10 पाई बाई n इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? पाई r बाई n डिवाइडेड बाई d। समझ में आ रहा है? किंतु d कितना हो गया? पाई r बाई n 10 पाई बाई n। समझ में आया कि नहीं? अब एक बार मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए, इस वायर के लिए सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बता? n इंटू व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड टू वन साइड? म्यू नॉट I बाई 4 पाई d इंटू 2 साइन पाई बाई n। ये 2 साइन पाई बाई n कैसे आया? साइन पाई बाई n माइनस साइन माइनस पाई बाई n। वो सब तो समझ में आ ही चुका होगा, ठीक है ना? अभी तक तो ये अगर नहीं समझ में आया तो लिख लेते हैं भाई, लिख लेते हैं। लिख लेना बढ़िया काम है। माइनस साइन माइनस पाई बाई n क्यों आया? समझ में आया? ऊपर पाई बाई n, नीचे वाला माइनस पाई बाई n। ठीक है, चल देख, n इंटू म्यू नॉट I बाई 4 पाई। d का वैल्यू कितना है बेटा? d का वैल्यू है पाई r बाई n 10 पाई बाई n। ये कितना है बेटा? 2 साइन पाई बाई n। थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, अच्छे से देखेगा। n और n क्या हो गया? n स्क्वायर म्यू नॉट I अपॉन ये 2 और 2 पाई स्क्वायर r 10 पाई बाई n साइन पाई बाई n। समझ में आया कि नहीं? इसको कभी कभी ऐसे भी लिख लेते हैं, ये r है ना, n स्क्वायर को नीचे लेके आ जाओ, तो ये आपका पाई बाई n होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? पाई बाई n होल स्क्वायर। समझ में आया कि? तो ये आपका आंसर है। एससी वर्मा में भी ये वाला सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल है ये, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूँ। अब मैं पहले आप लिख लो, मैं तो कुछ हिस्सा मिटा दूंगा, ये सब हिस्सा मैं मिटाने वाला हूँ। अब मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूँ कि इमेजिन कर इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इफ
n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए, नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए, इनफाइनाइट, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स के तू बढ़ाता जा बढ़ाता जा, नंबर ऑफ साइड्स मान ले 5 है, फिर 6 कर, 7 कर, 8 कर, 10 कर, 15 कर, 100 कर, 50 कर, सॉरी 150 कर, 200 कर, जब नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट होते जाएंगे तो ये क्या बनते जाएगा, सर्कल। ये आपको पता ही है, ए सर्कल इज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग इनफाइनाइट साइड्स, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा सर्कल, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आनी चाहिए, अगर ये सर्कल बन गया इफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए, देखते हैं एक बार, म्यू नॉट आई बी कितना आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई बाई 10 पाई बाई एन साइन पाई बाई एन, नीचे क्या बचा 2r कर दे इसको, पाई बाई एन स्क्वायर है ना, इसको यहां लेके आ जा, पाई बाई एन डिवाइडेड बाई पाई बाई एन, ऐसा कर दे, ठीक है, ऐसा कर दे। मैं क्यों कर रहा हूं बता रहा हूं तेरे को। अब एक बता, इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन पाई बाई एन टेंड्स टू जीरो, देन पाई बाई एन टेंड्स टू जीरो। अब मेरी बात सुन, मैथमेटिक, अब यहाँ से बेटा मैथमेटिक्स आ जाती है, ठीक है। जिनका मैथ्स नहीं है वो तो मान लो बस, और जिनका मैथ्स है उनको एक चीज़ समझ में आएगा, इफ पाई बाई एन टेंड्स टू जीरो देन 10 पाई बाई एन बाई पाई बाई एन इक्वल टू 1 और साइन पाई बाई एन बाई पाई बाई एन इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये आपको पता ही होगा, इफ पाई बाई एन टेंड्स टू जीरो तो ये वाला रूल फॉलो होता है, ये आपने लिमिट एंड कंटिन्यूटी में पढ़ा होगा जिनका मैथ्स है। जिनका मैथ्स नहीं है उनके लिए भी मैं समझा रहा हूँ, ये वाला आप लोग लिख लो पहले, ठीक है, ये वाला लिख लो, ये वाला पार्ट मिटा के मैं आपको समझा रहा हूँ, सुने अच्छे से। जिनका मैथ्स नहीं उनको भी मैं समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अपना काम समझाना है। इधर देख, रिजल्ट देख, बी इक्वल टू कितना है बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो खुद का बता, अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो पाई बाई n टेंड्स टू जीरो, क्योंकि n डिनोमिनेटर में चला गया। खुद बता एंगल क्या हो रहा है, जीरो के बहुत मस्ती की, यानी एंगल बहुत ही छोटा है। तो एंगल जब बहुत छोटा होता है, एंगल जब बहुत छोटा होता है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। भूल गया क्या? If angle is very small, then sin theta is almost equal to tan theta, which is also almost equal to theta in radians। पता है कि नहीं ये वाला चीज, ठीक है। तो tan theta will almost be equal to theta, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पाई बाई एन डिवाइडेड बाई, नीचे तो पाई बाई एन है ही, साइन पाई बाई एन भी क्या हो जाएगा, पाई बाई एन डिवाइडेड बाई, नीचे तो पाई बाई एन है ही। आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2r। अच्छे से देख, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल एट सेंटर में होता है कि नहीं। तो घूम फिर के देख, इसको ऐसे भी ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन ये तो वही बात हो गया ना, गुलाब जामुन सीधा खाओ या घुमा के खाओ, ये तो घुमा के खाने वाला बात हो गया अगर तेरे को सर्कल के लिए ड्राइव करना है। लेकिन रिजल्ट यहाँ पे कंटिन्यूअस है, प्रॉपर एक ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं इसको। कितना बढ़िया से रिजल्ट आके मैच कर गया, तो बढ़िया रिजल्ट है। तो ये वाला सवाल आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद मैं एक और बढ़िया सवाल करा रहा हूँ आज, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल होगा, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल का मैं सवाल कराने वाला हूँ आज, ठीक है। आज बोर्ड्स वोर्ड्स का तो कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ तो बच्चों, एक चीज़ मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, एडवांस के पेपर में आया था 2011 में, एडवांस के पेपर में आया था 2011 में, दिखता 2011 साफ साफ दिख ही रहा होगा, 2011 में आया था एडवांस के पेपर में। बहुत बढ़िया सवाल, मैं आपको सवाल समझाता हूँ क्या दिया हुआ है। सवाल, एक कॉइल है, मॉस्किटो कॉइल देखा होगा, अमीर लोग होंगे तो पता नहीं, तुम लोग के घर में मच्छर नहीं आते होंगे, हमारे घर में तो आते हैं, ठीक है। तो मॉस्किटो कॉइल में ऐसा कॉइल है, और ऐसा नहीं कि मैंने तो 4 कॉइलिंग दिखाई है, बहुत सारे कॉइलिंग है, n नंबर ऑफ कॉइल्स। मैंने तो थोड़ा डायग्राम में ज़्यादा मार्कर खींचूंगा तो भाई जल्दी खत्म हो जाएगा, और मतलब भी नहीं ड्रॉ करने का, अपने को फील आनी चाहिए। इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, और सारे के सारे कॉइल मतलब बहुत नज़दीक है एक दूसरे के, बहुत नज़दीक है एक दूसरे के। और मतलब समझ सकते हो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है। इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, n नंबर ऑफ टर्न्स। बोला है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालें, कैसे करेंगे समझें सवाल को समझो। कुछ हिसाब किताब नहीं, सिंपल सा तरीका है। पहली बात, ऑब्वियसली बात, इंटीग्रेशन लगेगा, क्यों? क्योंकि हम इसको मान सकते हैं ना बेटा, एक छोटा सा कॉइल है, फिर एक छोटा सा सर्कुलर वायर है, फिर एक और सर्कुलर वायर है, एक और सर्कुलर वायर है, यानी हम लोग इसको मान सकते हैं कि नहीं, वी हैव n नंबर ऑफ सर्कुलर वायर्स रेंजिंग फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम रेडियस स्मॉल ए टू रेडियस स्मॉल बी। इस पूरे डायग्राम को मैं अगर डिपिक्ट करूं, यहाँ पे एक छोटा सर्कल मान ले रेडियस ए का, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, और फाइनली मेरे बिग सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल बी। और उन सब के लिए सेंटर में आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके का सवाल हम इसको मान सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अप्रोच कैसा होगा। अपन स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात है इंटीग्रेशन लगेगा, क्योंकि स्मॉलर ए से लेकर बी तक अपने को बहुत सारे वायर्स है ना। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, देख हमने क्या किया, सेंटर से
x डिस्टेंस दूर, एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx, एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx, तो ये dx से मान ले, छोटा सा एलिमेंट क्या लिया dx, ये dx मान ले। मतलब समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? इस तरीके से मान ले dx लेंथ, मतलब उसका थिकनेस कितना है, उस एलिमेंट का थिकनेस क्या लिया है, dx लिया है। तो ये सब जगह में गौर मत कर, सिंपली यहां पे गौर कर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वी हैव कंसिडर्ड a circular wire, we have considered a circular wire of radius x and thickness dx। अच्छा ये बता, जो n नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितना थिकनेस में है? जब इतना थिकनेस में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n, इतना थिकनेस में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है। ये थिकनेस क्या है, b माइनस ए, यानी कि b माइनस ए थिकनेस में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n। थिकनेस सॉरी b माइनस सॉरी 1 थिकनेस में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, n बाई बी माइनस ए। अगर थिकनेस dx हुआ तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, n dx बाई b माइनस ए, यानी कि दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन दिस वायर। दिस ए जो सर्कुलर वायर हमने कंसिडर किया है ऑफ रेडियस x, उसमें कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, n dx बाई b माइनस ए। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पता है इसके लिए, एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू म्यू नॉट आई बाई 2r, r की जगह क्या होगा x, n का वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n dx अपॉन b minus a into mu naught I upon 2x. So this is the elementary magnetic field produced by this elementary circular coil, elementary circular radius, sorry, elementary circular wire at the center. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंटीग्रेशन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, b माइनस ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा dx बाई एक्स, सीधा साधा इंटीग्रेशन। x की लिमिट क्या होगी, अंदर का लिमिट क्या है a, बाहर का लिमिट क्या है b, a से लेकर b तक आपको पता है dx बाई एक्स का लिमिट क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, बता मेरे भाई क्या होता है, 2 b माइनस ए ln b बाई ए, log x होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बहुत बढ़िया सवाल, एडवांस का सवाल है भैया, बढ़िया लेवल का, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अच्छा सवाल है। देखो अब कुछ लोगों को लग रहा हो कि थोड़ा कठिन है, कुछ लोगों को लग रहा है थोड़ा आसान है, लेकिन बेटा देखो अपने को दिमाग यूज़ करना आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आपका दिमाग एक्सप्लोर हो, ऑब्वियसली बात है, अच्छे लेवल का सवाल तो दिमाग लगेगा, घबराओ मत, 1-2 दिन बाद फिर से देखो आपको मस्त समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, नोट डाउन इसको कर लें आप। हाँ तो बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है सोलेनॉइड। दोबारा बता रहा हूँ, अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बोर्ड्स में नहीं है, मतलब सोलेनॉइड बोर्ड्स में है लेकिन वो अलग तरीके से आता है, वो बाद में पढ़ाऊंगा अभी जो मैं डिराइवेशन कराने जा रहा हूँ और या मैं जो भी एनालिसिस करने जा रहा हूँ बोर्ड्स में बिल्कुल नहीं है, स्पेशली डिराइवेशन नहीं है। आपका मन है तो आप डिराइवेशन को फॉलो करें, डिराइवेशन थोड़ा सा घटिया हो सकता है आपके लिए, अच्छा खासा इंटीग्रेशन होगा। अगर आपको थोड़ा घटिया लगता है डिराइवेशन, आप डिराइवेशन स्किप कर सकते हो, आप सीधा रिजल्ट को याद रख सकते हो। रिजल्ट एकदम सिंपल है, 3 शब्द का रिजल्ट है, रिजल्ट को याद रख सकते हो। लेकिन मैं तभी बोलूँगा कि आप पूरा प्रॉपर डिराइवेशन को एटलीस्ट फॉलो करो ताकि आपको समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलो ये बोला है, ये आपका सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सोलेनॉइड क्या करते हैं आपका, मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए समझाता हूँ। ये मान ले एक वो है सिलिंड्रिकल चीज़ है, सिलिंड्रिकल बॉडी है। मैंने क्या किया, अपने को पता है कि अपन अगर एक वायर को रखेंगे और उससे अगर करंट को दौड़ाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, यह हम सबको पता है। लेकिन अगर मैं एक वायर की जगह बहुत सारा वायर रख दूँ तो बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा कि नहीं। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं, एक वायर की जगह बहुत सारा वायर। तो बहुत सारा वायर कैसे रखेगा, लपेटा मारते रहे, बहुत सारा लपेटा मार लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बहुत सारा लपेटा मार लिया तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सोलेनॉइड। समझ में आया कि नहीं, उसी चीज का नाम क्या है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आप अगर लैब में आओगे, फिजिक्स लैब में जब स्कूल खुलेगा तो मैं लैब में भी आपको सोलेनॉइड दिखाऊंगा। हालांकि मैंने खुद से भी लास्ट ईयर सोलेनॉइड एक प्रिपेयर किया था एंड इट वाज वर्किंग क्वाइट नाइस। लेकिन यही है कि आपको सोलेनॉइड में जो सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड अगर ऑब्जर्व करना है तो टर्न्स बेटा 500-600 मारने पड़ते हैं। ठीक है, छोटा सा जगह में 500-600 टर्न मारने पड़ते हैं, हालत खराब हो जाती है उसमें। ठीक है, खैर वो चर्चा हम लोग आगे करेंगे प्रॉपर प्रैक्टिकल एनालिसिस में। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि सोलेनॉइड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, छोटे से जगह में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा ये जरिया है और इसका बहुत ज़्यादा यूज है। जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होता है हर जगह लोग सोलेनॉइड को प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि देख
पहली बात, आपको एक ही बैटरी का जरूरत है। एक बैटरी लिया, अब क्या होगा देख, एक बैटरी लिया, करंट गया, वायर गया, मतलब बहुत सारा लपेटा मारा, बहुत सारा लपेटा मारा, लपेटा मार के पीछे से निकाल के बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो हालांकि एक वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा ही प्रोड्यूस कर रहा है, तीसरा ही प्रोड्यूस कर रहा है, सारे के सारे प्रोड्यूस करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं इससे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं इससे, और वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा एक डिवाइस है सोलेनॉइड, ठीक है। अब आपके सिलेबस में सोलेनॉइड जो दिया हुआ है मैं आगे पढ़ाऊंगा, एम्पियर सर्किटल लॉ में सोलेनॉइड है, वो एम्पियर सर्किटल लॉ अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन वो पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ड्राइवेशन उसमें बहुत ईजी है। हालांकि अभी जो मैं कराने वाला हूँ, अभी थोड़ा अच्छे लेवल का चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा अच्छे लेवल का चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, सुने क्या है वो। हमें मान ले अंदर में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट अंदर में, ठीक है। अच्छा ये है क्या, अब मैंने ये चीज़ क्या बनाई है, ये चीज़ क्या बनाई, सुन। पहली बात, जब हम सोलेनॉइड बनाते हैं तो हम बहुत सारा वायर ऐसे देते हैं, तो वायर देने से मतलब अंदर में आपको एनालिसिस करने के लिए कोई जगह नहीं बचती, आपको प्रॉपर सिर्फ मतलब यहाँ पे तो क्या एनालिसिस करेगा। तो हमने क्या किया, असलियत में क्या है देख, तेरे को मैं इससे दिखाता हूँ, इससे आपको ज़्यादा, ये सिलेंडर हो गया ना, करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो अच्छे से देखेगा तो करंट यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे जाके घुस रही है, फिर पीछे से आता है, निकल रहा है, फिर घुस रहा है, यानी यहाँ से निकल रहा है। जब निकल रहा है करंट तो हमने उसको किससे दिया, डॉट से। ऑल दिस डॉट आर करंट, तो डॉट करंट निकला, क्रॉस घुसा, फिर पीछे से आके डॉट निकला, क्रॉस घुसा, एंड ऑल दिस आर व्हाट, दिस आर करंट, दिस आर करंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, दिस आर करंट गोइंग इनटू द प्लेन। तो इसी तरीके से हम सोलेनॉइड का 2D रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इसको समझाने के लिए बेस्ट मेथड है, क्योंकि देख सिंपल सा हो गया, अंदर कितना सारा जगह निकल के अपने को समझाने के लिए। समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट बच्चा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मतलब तुम लोग तो डाउट तो होगा नहीं, होने से भी आप पूछ तो नहीं सकते, लेकिन आई होप कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ पढ़ाया नहीं है। कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखेंगे, सपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर सोलेनॉइड इज I, और N इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, number of turn per unit length, that is equal to total number of turns by total length L। याद रखना, स्मॉल कैपिटल N इज ऑलवेज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल n। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर हो जाएगा, आप इसको लिख लो। तो हमें अंदर में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्या निकालना है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे देख। तो कुछ और चीज़ें, सपोज द रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, जो रेडियस होता है, मतलब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का एक रेडियस होगा, उसका रेडियस मान ले R है, हमने यहाँ पे लिख दिया, उसका रेडियस क्या है बेटा, R है, ठीक है। तो अपन अब करेंगे कैसे, सुनना अच्छे से, बहुत बढ़िया टेक्निक है। असलियत में अगर सोचा जाए, थोड़ा बढ़िया से अगर सोचा जाए, ऑब्वियसली बात है इंटीग्रेशन लगेगा, लेकिन करेंगे कैसे देख। यहाँ से सेंटर नहीं, सॉरी, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये सेंटर तो नहीं लग रहा ना, नहीं सेंटर नहीं है, जिस पॉइंट में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये सेंटर नहीं है, रैंडम पॉइंट है, जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा रिंग कंसिडर करो ऑफ थिकनेस dx। बहुत, ये dx बहुत ही छोटा है, dx बहुत ही छोटा है, तो क्या ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ से करंट निकल रहा है और यहाँ पे जाके करंट घुस रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है और यहाँ जाके करंट घुस रहा है, तो एक सर्कुलर रिंग बनी कि नहीं। सोलेनॉइड क्या है, खूब सारा सर्कुलर रिंग ऐसे ऐसे करके जा रहा है। तो मैंने एक छोटा सा dx लेंथ लिया, तो छोटा सा कुछ सर्कुलर रिंग आएगा कि नहीं, देयर विल बी फ्यू सर्कुलर रिंग्स, एंड उनके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, याद है, मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर वायर एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, मतलब याद है ऐसा वाला कराया था जो मार्कर में इंक खत्म हो गया है, सुने अच्छे से, याद है ऐसा कराया था। ये क्या होगा, दिस विल एक्ट एज ए रिंग, और एक्सिस में एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक्सिस में एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, याद है कि नहीं, करंट था ऐसा, तो एक्सिस में एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, और एक्सिस से अगर x डिस्टेंस दूर था तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना था, म्यू नॉट n I r स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल बाई 3/2। एक बार मैं फॉर्मूला वेरीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, लेकिन आई एम श्योर कि ये वाला करेक्ट ही है, म्यू नॉट n I a r स्क्वायर सही है, 2, बहुत बढ़िया भाई, चलो भाई फाइनली मेरे को याद तो हुआ।
तो आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे एक रिंग बनेगी, एलिमेंट्री एक रिंग बनेगी, उस रिंग के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, आपको समझ में आ रहा है रिंग कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है, इस तरफ की तरफ आएगा। अच्छा करंट कैसा है, देख करंट यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे घुस रहा है, तो करंट निकल रहा है, अंदर घुस रहा है, तो करंट पॉइंट फील्ड इस तरफ होगी कि नहीं, फील्ड इस तरफ होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, डाउट है कुछ भी, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। चलो अब कुछ और चीज़ें सुने अच्छे से। तो इस एलिमेंट्री में यहाँ पे कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो देखते हैं। वी नो व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विल बी हाउ मच, एन डी एक्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विल बी हाउ मच, एन डी एक्स। समझ में आया कि मैं एक बार ये वाला सॉलिनॉइड मिटा रहा हूँ, ये सॉलिनॉइड मिटा रहा हूँ ताकि अपने पास जगह बच जाए। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द एलिमेंट्री रिंग, लिखो आप अपने कॉपी में, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द एलिमेंट्री रिंग विल बी एन डी एक्स। So elementary magnetic field at point P, elementary magnetic field at point P due to the elementary ring will be mu naught number of turns I, radius r था ना, r square by 2 x square plus r square whole power 3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? चलो नेक्स्ट चीज, एक बात मेरे को बता, मान ले ये एंगल आपका क्या है बेटा, सुनना अच्छे से, ये एंगल थीटा और यहाँ पे एलिमेंट्री एंगल डी थीटा बन रहा है, यहाँ पे एंगल थीटा है, एलिमेंट्री एंगल डी थीटा बन रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ r/x, क्या मैं कह सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू r/x। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि x इक्वल टू r cot थीटा। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि अच्छे से देखोगे जैसे जैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एलिमेंट्री रिंग लेंगे, फिर एक और रिंग लेंगे, फिर एक और लेंगे, ऐसे सारे के सारे रिंग लेंगे। जब मैं सारे के सारे रिंग लूंगा तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। अच्छा देख, तो इस रिंग से दूसरे रिंग में जाता, दूसरे रिंग में जाएगा तो एक्स का वैल्यू चेंज होगा, एक्स का वैल्यू चेंज होगा तो थीटा का वैल्यू भी चेंज होगा। तो देख बहुत सारा परेशानी आने वाला है। और ऊपर से यहाँ पे जो एक्स का इंटीग्रेशन देख रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2, ऊपर डी एक्स, इंटीग्रेशन मुश्किल है इसका। लेकिन अगर हम थीटा के टर्म में लेके जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इंटीग्रेशन बहुत आसान होने वाला है। चल देख, x इक्वल टू क्या हो गया, r cot थीटा हो गया, तो dx क्या होगा, इसको डिफरेंशिएशन कर, dx इक्वल टू क्या होगा, माइनस आर cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे, माइनस आर cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, आई हो। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, dx का वैल्यू पुट करेंगे, म्यू नॉट, एंड dx का वैल्यू क्या है, माइनस आर cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स स्क्वायर की जगह x का वैल्यू क्या है बेटा, r cot थीटा, r स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। तो अच्छे से देखेगा, म्यू नॉट एन माइनस आर, ये आर क्यूब हो गया, ये आर क्यूब हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, आई भी आ गया बाहर, क्या आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छे से देखेगा, डिनोमिनेटर में भी देख, 2 आर स्क्वायर कॉमन जाके बाहर आके क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आर स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2, होल पावर 3/2। अच्छा होल पावर 3/2 इसका मतलब क्या, आर स्क्वायर पावर 3/2, तो आर स्क्वायर पावर 3/2 में 2 2 कैंसिल जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, आर क्यूब, सिंपली क्या बचेगा, आर क्यूब, एंड दिस पावर 3/2। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इट इज व्हाट, दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको यहीं पे लिख देते हैं, ये क्या होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 क्या होगा, कॉसेक क्यूब थीटा, कॉसेक क्यूब थीटा। तो अच्छे से देख मेरे भाई, आर क्यूब हो गया कैंसिल, क्या बचा, म्यू नॉट एन आई, आर क्यूब हो गया कैंसिल, आगे एक माइनस है ना,
कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक क्यूब थीटा, सिर्फ एक कॉसेक थीटा बचा। कॉसेक थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन थीटा, डी थीटा डिवाइडेड बाई 2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि फोकस में आ रहा है कि नहीं। हाँ भाई बढ़िया है, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ तक हमारा हुआ। मैं ये सब चीज़ को मिटा रहा हूँ अभी के लिए, ये सब चीज़ को मिटा रहा हूँ। तो जो नेट में ये एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड आ गई इसके लिए। अब एक चीज़ देखें, अब एक चीज़ आप लोग पहले लिख लो सारा सारा का सारा। अब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या इंटीग्रेट करूंगा, ये चीज़ भी अपने को समझना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने लिया था। ये बता हमारे इंटीग्रेशन में क्या इंटीग्रेशन वेरिएबल क्या है, थीटा डी थीटा, यानी कि थीटा इंटीग्रेशन वेरिएबल है। यानी कि हमें इस पॉइंट में निकालना है। तो मैं इंटीग्रेट कहाँ से करता कहूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मुझे तो पूरा का पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, हर रिंग को कंसिडर करना पड़ेगा। तो जब मैं पहला वाला रिंग को कंसिडर करूंगा तो थीटा कितना बनेगा, थीटा 1। और जब मैं आखिरी रिंग को कंसिडर करूंगा, देख थीटा मैंने किससे मापा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा है। तो पॉजिटिव एक्सिस से मापा है, जब मैं आखिरी रिंग को कंसिडर करूंगा तो थीटा कैसा बनेगा, ये वाला थीटा 2। समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं सारे के सारे एंगल कहां से माप रहा हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ना भूले, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ से थीटा माप लेते हैं, ऐसा नहीं। थीटा हमेशा क्या मापना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। समझ में आया कि नहीं। तो इनिशियल वाला एच क्या बना रहा है, थीटा 1, फाइनल वाला एच क्या बना रहा है, थीटा 2। चलो इंटीग्रेट करते हैं एक बार। ये तो हो गया डीबी। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, म्यू नॉट एन कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपका होता है बेटा ये कॉस थीटा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, साइन के लिए माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा आगे तो है ही माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, कैंसिल। थीटा 1 से लेकर थीटा 2। तो फाइनल वैल्यू आ गया बेटा म्यू नॉट एन आई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बहुत बढ़िया रिजल्ट, इसको आप लोग नोट डाउन कर ले बेटा। हाँ तो बच्चों हमने अभी जो रिजल्ट ड्राइव किया, आप कुछ चीज़ें आप जान के रखें। कुछ चीज़ें कैसे जान के रखो, इससे सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर मान लो cos थीटा 1 और cos थीटा 2 की कुछ एक ऐसी वैल्यू आ गई जिसकी वजह से थीटा की वैल्यू मतलब इस पूरी चीज़ की ओर नेगेटिव हो सकती है। मान लें cos थीटा 1 बड़ा है, cos थीटा 2 छोटा है, पॉसिबल है। तो आपका थीटा का इस पूरी चीज़ का वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव। तब आपको ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करोगे। सुन अच्छे से, ये चीज लिख ले, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले फॉर्मूले से सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। और डायरेक्शन हम किससे निकालेंगे, डायरेक्शन हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से याद है कि नहीं। करंट किस तरफ जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, राइट हैंड रूल से जो भी है। करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। पॉइंट कहाँ पे, अंदर में देख, करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। करंट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। डायरेक्शन हमेशा आपको मैं जो जैसे मैं आपको बताता हूँ ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम करते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमेशा फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालते थे बेटा, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या करते थे, हमेशा खुद से निकालते थे। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको लग रहा होगा कि सर डिराइवेशन इतना कचड़ा कराया, सर इतना डिराइवेशन तो अपने को आएगा नहीं। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो डिराइवेशन आप खुद से करो। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो आप डिराइवेशन खुद से करो। आपको करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि बेटा पहली बात तो ये सिलेबस में ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कभी कभी तो एंडेबिलिटी में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, बस फॉर्मूला पता होगा, आपका काम हो गया। वो कोई जरूरत नहीं डेरिवेशन देखने की। लेकिन मैं तो टीचर हूँ ना भाई, मेरे को तो कराना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला दे देता, तुम लोग बोलते कि क्या बे कहाँ से आया फॉर्मूला, आता नहीं सर को डेरिवेशन। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कराना पड़ता है। ठीक है, चलो आपको आई होप समझ में आया होगा। अब कुछ केसेस करते हैं, ठीक है, ये चीज़ लिख लो, कुछ केसेस। केसेस, पहला केस, पहला केस लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मान ले बहुत लंबा है। अच्छा, लॉन्ग सोलेनॉइड का मीनिंग क्या है, मैं आपको समझाता हूँ बेटा। लॉन्ग सोलेनॉइड का मीनिंग ये नहीं कि बहुत लंबा। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब सोलेनॉइड का जो लंबाई है उसका रेडियस से बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मैं तेरे को समझाता हूँ, सुन अच्छे से, सुन अच्छे से, इधर तेरे को देख। ये वाला मिटा देते हैं अभी के लिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं अपने को। बस आपको पता होना चाहिए थीटा 1 थीटा 2 कैसे मापते हैं। इधर देख, ये मान लो 2 सोलेनॉइड है, ये एक सोलेनॉइड, ठीक है। करंट यहाँ से घुस रहा है बराबर, करंट यहाँ पे सॉरी निकल रहा है, यहाँ पे घुस रहा है। और दूसरा सोलेनॉइड ये यहाँ पे बना देते हैं। चलो
अच्छे से देखेगा तो दोनों सोलेनोइड का लंबाई सेम है, लेकिन लॉन्ग कौन सा है? लॉन्ग इज दिस वन इज लॉन्ग, दिस वन इज शॉर्ट सोलेनोइड। मैं बताता हूँ क्यों। लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब उसकी जो लंबाई है उसके क्रॉस सेक्शन से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लिख लो ये वाला चीज़, लॉन्ग सोलेनोइड का मीनिंग डेफिनेशन यही है, और आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ लॉन्ग सोलेनोइड है, ठीक है। अच्छा एक बार बता, चल एक बार लॉन्ग सोलेनोइड के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। लॉन्ग सोलेनोइड मान ले, इधर देख, केस वन लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड मतलब थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ, तुम इमेजिन कर लो, ठीक है बेटा, इमेजिन कर लो, मैं उतना बड़ा नहीं बना सकता। इसको लॉन्ग सोलेनोइड इमेजिन कर ले, ठीक है। डायग्राम बनाने में इतना समय लगता है ना बेटा, तुम विश्वास नहीं करोगे, हर हफ्ते में इनका नया डब्बा खरीदता हूँ। फर्स्ट इसलिए मेरे घर में स्पेयर डब्बा पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन आने वाला था ना, मैं खरीद लिया था। तो अंदर में कोई भी पॉइंट ले ले, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो अपन को ये एंगल क्या हो गया बेटा, दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। खुद बता, अगर सोलेनोइड लॉन्ग होगा, सोलेनोइड लॉन्ग होगा तो θ1 की वैल्यू क्या होगी? सोलेनोइड अगर लंबा होगा तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सोच तो सोच, θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0। और θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट ni/2 cos θ2 माइनस कॉस θ1। आपका कितना आ गया बेटा? म्यू नॉट ni। तुम बोलोगे सर ये तो ये क्या है? -1 नीचे क्या है 2। सर ये तो माइनस है, यानी कि माइनस म्यू नॉट ni आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया, माइनस अपने को देखना नहीं, अपने को क्या देखना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो मैग्नेटिक का फील्ड का वैल्यू आ रहा है अंदर में, वो क्या आ रहा है? म्यू नॉट ni। समझ में आया? ये क्या आ रहा है? म्यू नॉट ni। अब एक और बात समझे, एक और बात समझे। मान ले सोलेनोइड बहुत लंबा है, बहुत लंबा मतलब ऐसा समझ ले, ये जो रेडियस है दिस इज 1 सेंटीमीटर, एंड ये जो लंबाई है, सुनना अच्छे से, सुनना अच्छे से, 1 mm मान ले इसको, इसको कितना मान ले? 1 मिलीमीटर, और इसको मान ले बेटा 1000 mm, इसको मान ले 1000 mm। तो खुद एक बात बता, अगर मैं, अच्छा ये तो हुआ सेकंड केस, ये तो हुआ सेकंड केस, सेकंड केस में आता है ऐसा मान ले, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि केस वन लॉन्ग सोलेनोइड, सेंटर में ये क्या है? सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड था। केस टू एजेस, एज का, मान ले मैं इस एज का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, एकदम जस्ट बाहर वाले पॉइंट में, जस्ट बाहर वाले पॉइंट में। तो खुद बता, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर, ये क्या होगा बेटा? θ1, और θ2 क्या होगा? θ2 विल बी 90 डिग्री, यानी कि θ1 विल बी 0 डिग्री, ऑलमोस्ट 0 डिग्री, एंड θ2 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा बता? म्यू नॉट ni/2 cos θ2, यानी कि 0 - 1, ये आपका सिंपली क्या हो गया? 1 हो गया। यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड का आंसर कितना हो गया? म्यू नॉट ni/2। वो डाटा पुट करके देख लो। सिंपल सी बात ये है कि सेंटर में जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका आधा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे और यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि जितना सेंटर में होगा उसका आधा यहाँ पे होगा। ये एक फैक्ट का बात है, और एंडबिलिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी चीज पे आता है। तो मैं देखो, मैं आपको नहीं बता रहा कि आपको डेरिवेशन सीखना है, लेकिन आप अगर डेरिवेशन के प्रोसीजर में सीखोगे तो आपको दिमाग में ये चीज़ थोड़ी सेट रहती है कि हाँ भाई ये सर ने कराया था, ऐसे कराया था, हमारे दिमाग में सेट रहेगा। समझ, डेरिवेशन मत देख, तू बस रिजल्ट पे देख, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलो एक और बात, एक और बात करते हैं, ठीक है। ये वाला चीज़ एक बार लिख ले तुम लोग। अगला बात जो है सुने बढ़िया से, अगला बात जो है सुने बढ़िया से, प्रैक्टिकली थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं। ये कितना था बेटा? 1 mm। मान ले मैं यहाँ से मान ले 100 mm, कितना अंदर गया? 100 mm। ये ऑब्वियसली 1000 mm का है, तो 100 mm थोड़ा ही होगा, मान ले थोड़ा, मतलब 100 mm अंदर गया। तो खुद बता, ये तेरा θ1 और ये तेरा θ2। तो खुद बता θ1 की वैल्यू अभी भी क्या होगी? सोच के देख, θ1 की वैल्यू निकालने जाएगा तो तू tan थीटा लगा ले, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 1 mm। बेस कितना है? 900 mm। 1000 mm, 100 mm, बेस कितना है? 900 mm। तो 1 mm बाई 900 mm बहुत छोटा क्वांटिटी, 1/900 बहुत छोटा क्वांटिटी, यानी कि θ1 अगेन 0 डिग्री। θ1 तुम्हारा क्या आ गया? अगेन 0 डिग्री। θ1 अगेन क्या आ गया? 0 डिग्री। θ2 देखते हैं। तो θ2 सोचने जाएगा तो एक वक्त तू मेरे को ये बता
थीटा टू निकालने से अच्छा ऐसा करते हैं, थीटा टू निकालने से अच्छा ऐसा करते हैं, थीटा टू निकालने से बढ़िया ऐसा करते हैं, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं और फिर 180 डिग्री से माइनस कर देंगे। वो भी कर सकते हैं, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं और फिर 180 डिग्री से माइनस कर देंगे। अच्छा ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1 mm, बेस कितना है 100 mm। तो 1/100 भी तो बहुत ही छोटा वैल्यू हुआ ना, 1/100 भी तो बहुत ही छोटा वैल्यू हुआ। तो 1/100 बहुत छोटा वैल्यू हुआ, तो अगेन तेरा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, लगभग 0 डिग्री। ये एंगल अगर लगभग 0 डिग्री तो थीटा टू लगभग कितना 180 डिग्री। प्रैक्टिकल बात हो रही है, थीटा टू कितना हो गया 180 डिग्री, यानी कि सेम रिजल्ट सेंटर में जैसा रिजल्ट आ रहा था थीटा 10 थीटा टू 180 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई जो कि सेंटर में आ रहा था वो अंदर के हर एक पॉइंट में आएगा, अंदर के हर एक पॉइंट में आएगा। यानी कि सॉलिनॉइड के अंदर के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो म्यू नॉट एन आई ही रहती है। मतलब अब कुछ बच्चे, लॉजिकल बात हो रही है कुछ, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं, सेंटर से कितना भी तो पॉइंट में चले जा, एकदम सारे के सारे पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म, लेकिन एकदम एंड में क्या है आधी। बहुत बढ़िया चीज़ है ये सब चीज़ें, बस आप कुछ याद नहीं रखना, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। और मैंने एंड में जो थोड़ा बहुत डिस्कशन किया कि भैया सेंटर से लेकर मोस्ट ऑफ द पॉइंट में म्यू नॉट एन आई रहेगी, बस एजेस में म्यू नॉट एन आई बाई 2 रहेगी, बस इतना याद कर ले आपका काम हो गया, बस इतना याद कर लो आपका काम हो गया। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है बेटा, चलो।